नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल ज्ञान विद आर.के. जी में। दोस्तों, हम जो हिंदी साहित्य के इतिहास है, इसके अंतर्गत प्रसिद्ध विद्वानों ने काल विभाजन किया है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और हमने जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में आचार्य शुक्ल जी के काल विभाजन को बताया था, क्योंकि उन्हीं का काल विभाजन तर्क संगत ज़्यादा लगा था। और आज हम देखेंगे विभिन्न अन्य विद्वानों द्वारा किए गए काल विभाजन को। तो शुरू करते हैं सबसे पहले काल विभाजन से लेकर सबसे अंत में काल विभाजन किए गए प्रमुख विद्वानों का, क्योंकि यह कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस कारण हमें देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो प्रमुख इतिहास लेखकों द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन। दोस्तों, इस काल विभाजन में सबसे पहले जो लेखन की शुरुआत किया गया काल विभाजन का, वो एक विदेशी इतिहास लेखक थे, जिसका नाम है गार्सा द तासी। तो सबसे पहले एक विदेशी इतिहास लेखक ने किया था, और इन्होंने फ्रेंच भाषा में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इस्तवार द लित्युत्तुर एंदुए ए हिंदुस्तानी। इसका मतलब है हिंदुई और हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास। तो इस नाम से इन्होंने लिखा, और पहले भाग का प्रकाशन सन 1839 ईस्वी में किया गया। उसके बाद दूसरे भाग का विभाजन इन्होंने 1847 ईस्वी में किया, और इस विभाजन में कालक्रम नहीं था। इसमें कवियों के नाम के वर्ण क्रम के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार विवरण दिया गया था। बाद में मौलवी करीमुद्दीन नाम के विद्वान ने तज़किरा-ई-शुअरा-ई-हिंदी के नाम से भी काल विभाजन प्रस्तुत किया, जो कि 1848 ईस्वी में किया, तथा शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक अपनी रचना में सन 1878 ईस्वी में प्रकाशित किया। तो ये भी काल विभाजन से संबंधित रचनाएं थी, परंतु उन्हें पूरी तरह इतिहास ग्रंथ हम नहीं मान सकते। इन ग्रंथों में काल विभाजन का कोई स्पष्ट दृष्टिकोण हमें दिखाई नहीं देता है। इस संदर्भ में यह भी ध्यान में हमें रखना चाहिए कि इससे इनका महत्व कम नहीं हो जाता, क्योंकि ये पहले उन लेखकों में शुमार है जिन्होंने काल विभाजन की ओर ध्यान दिया। वर्तमान संदर्भों में भले ही इनका कुछ महत्व न समझा जाए, परंतु उस समय इनका महत्व आवश्यक था, क्योंकि इन्हीं को बेस मानकर, आधार मानकर आगे आने वाले विद्वानों ने काल का विभाजन किया। तो ये प्रारंभिक प्रयास थे, और प्रारंभिक प्रयास का भी अपना एक विशिष्ट महत्व होता है। तो इन्होंने आगे के इतिहास के लेखन के लिए एक आधार सामग्री का काम किया। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास, तर्क सम्मत प्रयास जो किया, वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, और इसके द्वारा विभिन्न कालों के नाम और समय का निर्धारण इस प्रकार है। तो इन्होंने 10 से 11 भाग में बांटा है दोस्तों। पहला विभाग किया है चारण काल, सन 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच तक। उसके बाद दूसरा है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। आठवां है तुलसीदास के अन्य परवर्ती। नौवां है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान।
और 11वां काल विभाजन है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस तरह से इन्होंने हिंदी साहित्य का 11 भागों में काल विभाजन किया। तो दोस्तों, यहाँ डॉक्टर ग्रियर्सन के काल विभाजन को देखते ही लगता है कि यह बहुत अस्त व्यस्त सा है। इसमें चारण काल के बाद में राम कुमार वर्मा ने भी इसकी बात को स्वीकार कर लिया, परंतु 1300 ईस्वी के बाद सीधे 15वीं शती पर पहुंचने के बीच में कई वर्षों का क्या हुआ, इस बात का पता नहीं चलता है। वर्तमान में 15वीं शती के धार्मिक पुनर्जागरण को भक्ति काल के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। उस समय काल विभाजन का कोई विशेष आधार नहीं था, इसलिए कहीं काल, कहीं प्रवृत्ति, कहीं कवि विशेष, कहीं धार्मिक संप्रदाय आदि को मुख्य आधार मानकर यह काल विभाजन किया गया है। तो राजनीतिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए कंपनी के शासन में हिंदुस्तान तथा विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान जैसे नाम भी यहाँ पे मिलते हैं, और यह प्रयास आज पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता है, परंतु इस प्रयास की सराहना किए बिना नहीं रहा जा सकता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं मिश्र बंधुओं द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन। आगे चलकर काल विभाजन के संदर्भ में मिश्र बंधु 2 भाई थे दोस्तों, 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र। तो इनका नाम आपको याद रखना है, यह पूछ दिया जाता है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र, इनको मिश्र बंधु कहा जाता है। इन्होंने प्रयास किया ग्रियर्सन के बाद। तो डॉक्टर ग्रियर्सन की अपेक्षा मिश्र बंधुओं का काल विभाजन अधिक प्रौढ़ है, और यह काल विभाजन मिश्र बंधुओं की पुस्तक मिश्र बंधु विनोद का प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया है, जो कि इस प्रकार है। तो मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन किस प्रकार किया उसको देखते हैं। तो पहला भाग किया जिसका नाम दिया उन्होंने प्रारंभिक काल, और प्रारंभिक काल के भी 2 विभाग किए। पहला पूर्व आरंभिक काल, जो कि 700 से 1383 विक्रम संवत में किया गया, 1343 विक्रम संवत में किया गया। और प्रारंभिक काल के अंतर्गत उत्तर प्रारंभिक काल अर्थात बाद का आरंभिक काल के नाम से किया इन्होंने। इसको इन्होंने बांटा 1344 से 1444 विक्रम संवत। उसके बाद दूसरा काल विभाग है माध्यमिक काल। तो माध्यमिक काल को भी 2 भाग में इन्होंने बांटा है। पूर्व माध्यमिक काल, जो कि 1445 से 1560 विक्रम संवत तक बांटा। इसके बाद दूसरा विभाग इन्होंने किया माध्यमिक काल का प्रौढ़ माध्यमिक काल। यह 1561 से 1680 विक्रम संवत तक इसको बांटा। फिर आते हैं अलंकृत काल। तीसरा विभाग है अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी 2 भाग में बांटा, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल को इनका जो विभाजन है वह 1681 से 1790 विक्रम संवत तक माना, और उत्तर अलंकृत काल का समय 1791 से 1889 विक्रम संवत तक माना। इसके बाद चौथा विभाग इन्होंने नाम दिया परिवर्तन काल। तो परिवर्तन काल को इन्होंने 1890 से 1925 विक्रम संवत तक बांटा। और वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल को 1926 से अब तक बांटा गया है। तो इस तरह से दोस्तों ये विक्रम संवत न होकर ईस्वी है, तो इसको आप लोग सुधार लेंगे, ठीक है। तो ये ईस्वी सन है, ईस्वी सन के आधार पर इसको बांटा गया है। तो इन्होंने 5 विभाग किए हिंदी साहित्य के काल विभाजन में। तो मिश्र बंधुओं द्वारा
किया गया जो काल विभाजन है इसके बारे में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का कहना है कि जहाँ तक पद्धति की बात है यह वर्गीकरण बहुत सम्यक और स्पष्ट है, किंतु तथ्यों की दृष्टि से इनमें भी अनेक विसंगतियां विद्यमान हैं। विभिन्न कालखंडों के नामकरण में भी एक जैसा पद्धति नहीं अपनाया गया है। जहां अन्य नामकरण विकासवादिता के सूचक है, वहां अलंकृत काल जैसे जो नाम हैं वह आंतरिक प्रवृत्ति पर आधारित है। इसलिए इन दोषों के होते हुए भी मिश्र बंधुओं का प्रयास पर्याप्त महत्वपूर्ण और प्रौढ़ है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इस तरह से गणपति चंद्र गुप्त जी का कथन है। आज विभिन्न शोधों के आलोक में मिश्र बंधुओं का यह प्रयास अमान्य हो चुका है, परंतु तत्कालीन परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इसी के साथ हमने इसके बाद आचार्य शुक्ल जी ने अपना हिंदी साहित्य में काल विभाजन प्रस्तुत किया। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। तो आचार्य शुक्ल द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन अत्यधिक तार्किक है दोस्तों, उसे आज भी सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है, नाम भले ही अलग हो। आचार्य शुक्ल के कुछ तर्कों से असहमत हम हो सकते हैं, परंतु उनके कई तर्क ऐसे हैं जो आज भी अकाट्य हैं, काटा नहीं जा सकता। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार प्रस्तुत किया। तो आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के काल को 4 भाग में बांटा। पहला है आदिकाल, जिसका नाम उन्होंने दिया वीरगाथा काल। आदिकाल जो वर्तमान स्थिति में प्रचलित है, इन नामों को इस लाइन में दिया गया है और आचार्य शुक्ल जी ने सुझाए वह इस लाइन में है दोस्तों। तो इन्होंने पहला काल का नाम दिया वीरगाथा काल, आदिकाल को, जो कि इनका समय रखा संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत में ना। दूसरा पूर्व मध्य काल, जिसको नाम इन्होंने दिया भक्ति काल, इसका समय संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक रखा। तीसरा उत्तर मध्य काल को इन्होंने कहा रीतिकाल। रीतिकाल का समय रखा इन्होंने संवत 1700 से 1900 विक्रम। और आधुनिक काल, इसको इन्होंने कहा गद्य काल, इसका रखा इन्होंने संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत। तो आचार्य शुक्ल ने कुल 900 वर्ष के इतिहास को उपर्युक्त 4 कालों में विभाजित किया और इन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि सन 1929 में प्रकाशित हुआ, इसके आरंभ में प्रथम संस्करण का वक्तव्य के अंतर्गत इस ग्रंथ की पद्धति पर अपने विचार प्रकट किए हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, इसको आपको याद करना है। आचार्य शुक्ल जी का जो ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों, इस पद्धति में नामकरण के 2 आधार उन्होंने दिए, पहला प्रचुरता और दूसरा प्रसिद्धि। वे लिखते हैं कि इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता हमें दिखाई पड़ती है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को लें, वह परिमाण में प्रथम के बराबर न होगी, और यही नहीं, और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न होगी। तो मुख्य रूप से इन्होंने इस आधार पर काल विभाजन किया कि किस काल में सबसे अधिक
विशेषताओं वाला साहित्य मिलता है, प्रचुर मात्रा में कौन सा साहित्य मिलता है, इसके आधार पर इन्होंने काल विभाजन कर दिया। तो शुक्ल जी ने ये आगे यह भी स्पष्ट किया है कि दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। तो इन्होंने कहा कि किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और असाधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करे। प्रसिद्धि भी किसी एक काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिनिधि है। तो सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया है। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन इतना सटीक है कि विभिन्न तर्कों द्वारा आलोचना करने वाले भी कोई विशिष्ट नामकरण या सीमा प्रस्तुत नहीं कर सके। थोड़ा बहुत नामकरण में अंतर करते हुए घूम फिरकर फिर वही आ गए। इसलिए आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने लिखा है कि आरंभ में ही कह दूं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर। नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। तो इस कथन से ही आचार्य शुक्ल के इतिहास के महत्व का ज्ञान हो जाता है। तो छात्रों, आपने देखा होगा कि ग्रियर्सन ने अपने काल निर्धारण में ईस्वी का प्रयोग किया था, जबकि उनके बाद के इतिहासकारों ने विक्रमी संवत का प्रयोग किया है और विक्रमी संवत में 57 वर्ष घटाकर आप ईस्वी सन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जो ईस्वी सन चल रहा है उसमें हम 57 वर्ष को अगर घटा दे तो हमें विक्रम संवत मिल जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और काल विभाजन करने वाले विद्वान, जिनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी काल विभाजन प्रस्तुत किया है और उनके द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन इस प्रकार है। पहला काल विभाग दिया संधि काल। इन्होंने इसका काल विभाजन संवत 750 से 1000 विक्रम तक किया। दूसरा नाम दिया चारण काल, जिसका काल 1000 से 1375 विक्रम संवत किया। तीसरा भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। चौथा रीति काल, संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। और आधुनिक काल, संवत 1900 से विक्रम संवत से अब तक। तो इस काल विभाजन को देखकर साफ पता चल जाता है दोस्तों कि इसमें संधि काल एक नया काल है, बाकी सब वही हैं जो आचार्य शुक्ल जी ने सुझाए थे। तो संधि काल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य को इन्होंने शामिल किया, जिसे आचार्य शुक्ल ने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर तवज्जो नहीं दिया था। बाद की खोजबीन से पता चला कि सिद्धों के साहित्य की भी प्रासंगिकता है। आचार्य शुक्ल के वीर गाथा काल की जगह यहाँ चारण काल कहा गया है और शेष काल विभाजन आचार्य शुक्ल की ही भांति है। बस यही दो मुख्य अंतर है। चारण काल का समय भी लगभग आचार्य शुक्ल के ही समान है दोस्तों। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का यह इस पर कथन है कि साहित्य का इतिहास आलोचनात्मक शैली से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, अतः ऐतिहासिक सामग्री के साथ कवियों एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों की आलोचना करना मेरा दृष्टिकोण है। तो इस कथन से यह पता चलता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन का आधार मुख्य रूप से साहित्यिक प्रवृत्तियां ही रही है। इसको आप याद रखेंगे, साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर राम कुमार वर्मा जी ने काल विभाजन प्रस्तुत किया। इसके बाद आते हैं दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन। आचार्य शुक्ल के कई निष्कर्षों से असहमति जताते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपना इतिहास लिखा और उन्होंने इस काल विभाजन इस प्रकार प्रस्तुत किया है।
तो इन्होंने काल को 4 भागों में बांटा है। पहला भाग को नाम दिया आदिकाल। इसका ईसवी सन में इन्होंने विभाजन किया। 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक आदिकाल। भक्ति काल सन 1400 से 1650 ईस्वी तक भक्ति काल। तीसरा रीतिकाल सन 1650 से 1850 ईस्वी तक रीतिकाल। तथा चौथा है आधुनिक काल, सन 1850 ईस्वी से अब तक चलने वाला काल है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के काल विभाजन में विशेष प्रकार की नवीनता के दर्शन नहीं होते, परंतु उनके कुछ तर्क और निष्कर्ष अवश्य ही है जो अकाट्य है दोस्तों। आदिकाल के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, अर्थात इन्होंने प्रथम काल का नाम आदिकाल दिया। तो आदिकाल देने का इन्होंने एक तर्क प्रस्तुत किया। यह काल भारतीय विचारों के मंथन का काल है और इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन अपभ्रंश तथा चरित काव्यों आदि को आचार्य शुक्ल ने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा था और इस पर आचार्य द्विवेदी ने विरोध जताते हुए कहा है, वह लिखते हैं कि धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। इस प्रकार उन्होंने कहा। तो इस तरह भक्ति काल के संदर्भ में आचार्य शुक्ल के निष्कर्षों से असहमत होते हुए उन्होंने लिखा कि जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ध्यान रखा जाना चाहिए दोस्तों कि उनके काल विभाजन का आधार तार्किकता को लिए हुए प्रवृत्ति है। उन्होंने मुख्यतः प्रवृत्ति को ही आधार मानकर अपना काल विभाजन प्रस्तुत किया। ठीक है। इसके बाद देखते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने विभिन्न तर्कों के माध्यम से अपने काल विभाजन को प्रस्तुत करते हुए उसे सही कहा और उनके द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन इस प्रकार है। उन्होंने भी 4 भागों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। आदिकाल को की समय सीमा रखी उन्होंने सन 1184 से सन 1350 ईस्वी। पूर्व मध्य काल दूसरा काल, इसका इन्होंने समय रखा 1350 से 1600 ईस्वी। तीसरा उत्तर मध्य काल, इसकी सीमा रखी 1600 से 1857 ईस्वी। और आधुनिक काल, इसकी सीमा रखी सन 1857 से अब तक। तो उन्होंने अपने द्वारा जो प्रस्तावित नामकरण है इसके लिए तर्क भी दिए हैं। जहाँ तक आदिकाल का प्रश्न है तो इसे प्रारंभिक काल कहना चाहते थे, परंतु आदिकाल नाम अत्यधिक प्रसिद्ध होने के कारण उसे आदिकाल कहना ही उचित समझा। गणपति चंद्र गुप्त जी लिखते हैं, वैसे प्राचीन काल, प्रारंभिक काल, आदिकाल में तात्विक दृष्टि से विशेष अंतर भी नहीं पड़ता। अतः हम भी यदि इनमें से आदिकाल को ही स्वीकार कर लें तो इससे पाठकों को सुविधा रहेगी। साहित्य के इतिहास जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लेखन करते समय पाठकों की सुविधा असुविधा पर ध्यान देना उचित नहीं जान पड़ता। यदि इस प्रकार देखा जाए तो पूर्व मध्य काल के लिए भक्ति काल तथा उत्तर मध्य काल के लिए रीति काल जैसे नामों का प्रयोग स्वीकृत है, तो फिर यहाँ भी पाठकों को सुविधा देखा जाना चाहिए था और पूर्व मध्य काल के लिए भक्ति काल तथा उत्तर मध्य काल के लिए रीति काल शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। तो इस संदर्भ में गणपति चंद्र गुप्त जी लिखते हैं, वे कहते हैं कि जहाँ तक पूर्व मध्य काल एवं उत्तर मध्य काल की बात है, इनके लिए भी क्रमशः भक्ति काल और रीति काल का नाम रूढ़ हो गया है, किंतु इनसे इन कालखंडों की एक एक ही प्रवृत्ति को प्रमुखता मिल जाती है। शेष तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम इन्हें भक्ति काल और रीति काल नाम से संबोधित करने का अनुमोदन नहीं कर सकते, भले ही इससे पाठकों को थोड़ी असुविधा ही क्यों न हो। तो जहाँ तक आधुनिक काल का प्रारंभ का प्रश्न है दोस्तों, तो इसमें 1857 ईस्वी से मानना ही न्यायोचित है
और इसका कारण यह है कि 1857 ईस्वी का वर्ष भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से भारतेंदु युग की शुरुआत भी मानी जाती है। भारतेंदु का जन्म काल 1850 है और लगभग 7-8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी प्रथम कविता भी लिखी थी। इसलिए आधुनिक काल को भारतेंदु युग को 1857 से मानने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इस तरह से उन्होंने कहा। तो जहाँ तक डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन के आधार का प्रश्न है, तो इन्होंने भी प्रवृत्तियों को ही ध्यान में रखते हुए अपने काल का विभाजन का आधार बनाया। वे लिखते हैं, वस्तुतः हमारा लक्ष्य सांस्कृतिक परंपराओं एवं बाह्य परिस्थितियों के प्रकाश में साहित्य की प्रवृत्तियों का अनुशीलन करना है। अतः काल विभाजन में भी इसी तथ्य को ध्यान में रखना उचित होगा। तो प्रिय छात्रों, हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अब आधुनिक काल में भी कई विभाग बन गए हैं, इसलिए आज एक आदर्श और सर्वप्रचलित काल विभाजन की आवश्यकता पड़ गई है। तो आदर्श और सर्वप्रचलित काल विभाजन यहाँ पे आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो था कि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार काल विभाजन कर दिया। अब हमें एक तथ्य ऐसा लेना होगा जिसको सर्वसम्मति से ग्रहण किया जा सके। तो इसके लिए आदर्श और सर्वप्रचलित सभी के लिए मान्य काल विभाजन प्रस्तुत करना जरूरी है। तो यह काम किन्होंने किया, इसको आइए देखते हैं।